हेलो एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, क्या वो बिना किसी मनी ट्रांजैक्शन के आगे चल सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिजनेस बना ही क्यों है? प्रॉफिट के लिए, है ना। और प्रॉफिट में मनी तो दिखेगा ही, तो मनी की ट्रांजैक्शंस भी होंगी, अमाउंट डिपॉजिट भी होगा, विड्रॉ भी होगा, कुछ परचेज करना है, तो ये सब किस में होता है? काइंड में तो नहीं होगा ना सब कुछ। मनी की ट्रांजैक्शन इसमें देखने को ज़रूर मिलेगी। इसीलिए जो फर्म है वो अकाउंट ओपन करती है बैंक में, ताकि जो भी डिपॉजिट विड्रॉ किया जा रहा है वो बैंक के थ्रू होता रहे। लेकिन साइड बाय साइड जो फर्म है वो अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम भी प्रिपेयर करती है। याद है ना, एक बैंक कॉलम प्रिपेयर किया जाता है जहाँ पे जितना भी डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, ये सब कुछ उसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसका टैली होना भी ज़रूरी है। अब जो फर्म करेंट अकाउंट ओपन करती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, किसमें? बैंक में। अब जो फर्म है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी कैश बुक के बैंक कॉलम में, वहीं पर ही बैंक है वो एक सेपरेट अकाउंट बनाता है हर एक फर्म का अपने लेजर में। अब किस तरीके से ये चेक किया जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ, कोई मिस तो नहीं हो रहा, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी तो नहीं है कि मिस हो गई हो, तो ये सब कैसे पता चलेगा? इसके लिए जो बैंक है वो टाइमली सप्लाई करता है अपनी पासबुक की कॉपी फर्म को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है। और इसके लिए जो फर्म है वो देखती है कि जो जो ट्रांजैक्शंस मैंने करी हैं वही बैंक ने करी है ना, कुछ मिस तो नहीं कर दिया, या मैंने तो कुछ अलग नहीं लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं किसी बैंक में और बदले में हमें मिलती है पासबुक, और हम टाइमली उसकी एंट्री करवाते हैं ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने करी हैं, चाहे डिपॉजिट करा है, चाहे विड्रॉ करा है, चाहे हमने कुछ ट्रांसफ़र कराई है मनी, या कोई इंटरेस्ट हमें बैंक दे रहा है, तो ये सब चीज़ें हम टाइमली एंट्री कराते हैं, पासबुक में नोट डाउन होती है, तभी हमको उसके बारे में पता चलता है। अप टू डेट रहते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं वो हो रही हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर फर्म भी प्रिपेयर कर रही है अलग से बैंक कॉलम को, और पासबुक में जो कि बैंक प्रिपेयर कर रहा है, तो वो दोनों चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। अगर मनी डिपॉजिट होगा तो हमें पता है कि कैश बुक में बैंक कॉलम में वो डेबिट होगा, वहीं पर पासबुक में इसकी ऑपोजिट एंट्री होती है, वो हो जाता है क्रेडिट साइड। ऐसे ही जब मनी को विड्रॉ किया जाएगा तो वो क्रेडिट साइड होगा बैंक कॉलम के कैश बुक में, वहीं पर ही पासबुक में उसका क्या हो जाएगा? डेबिट साइड। जो आपको रूल पता है पर्सनल अकाउंट के जो रूल्स हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उस हिसाब से। अब ये कैश बुक और पासबुक टैली होना क्या है? ज़रूरी है। अगर टैली ना हो फिर क्या होगा? टैली ना हो, इससे हमारे आगे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती हैं। जो हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें ऑब्वियसली जो कैश बैलेंस और जो बैंक बैलेंस है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये डिफरेंस ना आए इसके लिए ही बनाया जाता है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन रीड करें तो ये क्या बोलती है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकन्साइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक पासबुक। बिल्कुल, जो फर्म ने कैश बुक प्रिपेयर करी है, कैश बुक में भी कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। और जो बैंक ने पासबुक प्रिपेयर करी है, उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस देखने को मिल जाता है उसको रिमूव किया जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू। अब ये डिफरेंस होता क्यों है? ऐसा क्यों है कि ये डिफरेंस देखने को मिले? तो इसका भी दो रीज़न है।
फर्स्ट इज डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप। टाइम में गैप होगी। जैसे कि एक फर्म है, फर्म ने पेमेंट करनी थी क्रेडिटर्स को, ठीक है। फर्म ने तो क्रेडिटर्स को चेक इशू कर दिया कि ठीक है, ये रही आपकी 5,000 की पेमेंट, ये रहा चेक, आप जाके बैंक से निकलवा लेना और ये पेमेंट ले लेना। अब फर्म ने तो मान लो 1 तारीख को दे दिया है, 1 जनवरी को क्रेडिटर्स को इशू कर दिया चेक, लेकिन वो क्रेडिटर को कोई काम आ गया, बिजी हो गया, वो गया 3 तारीख को। तो अब 1 से लेके 3 के बीच में क्या आ जाता है, टाइम गैप आ जाता है। क्योंकि फर्म जब भी उसने चेक इशू करा तभी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया कि ये ठीक है, हमने इशू कर दिया है क्रेडिटर को, तो यहाँ 5,000 हमारे कम हुए हैं। लेकिन बैंक तक तो वो चेक पहुँचा ही नहीं, वो तो पहुँचा 3 तारीख को। तो वो जो टाइम गैप हो गया है वहीं पर ही देखने को मिलेगा डिफरेंस। कैश बुक में 5,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि अभी बैंक ने 5,000 दिए ही नहीं है क्रेडिटर को, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाता है टाइम गैप का। फिर आता है डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स। अब इसके अलावा कोई गलती हो जाए, जैसे कोई एंट्री ओमिट कर दी, भूल ही गए लिखना, तो वो एरर बैंक और फर्म दोनों के बिहाफ पर हो सकता है। वहीं पर ही रॉन्ग एंट्री कर दी, अमाउंट में गलती कर दी, 5,000 की पेमेंट करनी थी लेकिन वो 500 की ही पेमेंट कर दी, तो ये गलती भी हो सकती है ना। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, जहाँ पे एरर्स देखने को मिल जाती है, पर वो अनइंटेंशनली होती है, जानबूझ के तो कोई ऐसी एरर नहीं करेगा, गलती से एरर हो जाती है तो वो भी हम कंसिडर करते हैं। तो वो आ जाता है डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स। पहले हम करते हैं फर्स्ट नंबर पे डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप। टाइम गैप में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं, स्टार्ट करते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था ये वही है कि जहाँ पर फर्म ने तो चेक इशू कर दिया क्रेडिटर को, ठीक है, 5,000 की पेमेंट करनी थी, क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया और तभी के तभी उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिया, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर ही बैंक के पास अभी तक वो प्रेजेंट हुआ ही नहीं है, बैंक ने तो अभी तक पेमेंट करी ही नहीं है, तो बैंक तो अपने उसमें से डिडक्ट नहीं करेगी। बैंक ने डेबिट नहीं करा लेकिन फर्म ने क्रेडिट कर दिया, फर्म ने तो उसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि फर्म के पास से 5,000 जा चुके थे, लेकिन बैंक ने अभी तो उसको डेबिट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि अभी तक उनके पास वो चेक आया ही नहीं था पेमेंट के लिए। तो जितना भी टाइम गैप होगा वही लेकर आएगा डिफरेंस कैश बुक और पासबुक में। और क्या रीजन हो सकते हैं? चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अगेन अब चेक तो बैंक के पास पहुंच चुका है। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर द कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब क्या हुआ कि जिस भी कस्टमर से पेमेंट चाहिए थी फर्म को वो तो मिल गई है और वो चेक भी हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। जैसे ही फर्म को कस्टमर से चेक मिला उन्होंने इमीडिएटली उसको डेबिट कर दिया कि हमारे पास तो पैसे आ गए हैं और फर्म ने इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया बैंक में। लेकिन अभी तक वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है क्योंकि जो चेक दिया था कस्टमर ने, अब उस बैंक से अभी तक पेमेंट आई नहीं है जिस बैंक का वो चेक था। तो अभी उस बैंक के पास उस कस्टमर के बैंक की पेमेंट आई नहीं है। तो अगेन ये टाइम गैप है क्योंकि जब तक वो पेमेंट आती नहीं है तब तक जो बैंक है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, एक्चुअली उसको पैसे अभी तक मिले ही नहीं हैं। तो इसीलिए इसको भी बोलेंगे डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप। टाइम गैप के कारण ये भी डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अगेन अब फर्म के पास जो चेक आया था वो इमीडिएटली उन्होंने डिपॉजिट कर दिया बैंक को, लेकिन वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। अब बेचारे फर्म को तो नहीं पता, फर्म को तो जैसे ही कस्टमर ने दिया वो खुश हो गया और उन्होंने डेबिट कर लिया कि हमारे पास तो पैसे आ गए। लेकिन जब वो बैंक के पास गया वो डिसऑनर्ड हो गया था, लेकिन फर्म को अभी तक पता ही नहीं था कि वो तो डिसऑनर्ड हो गया। तो इसीलिए फर्म डेबिट करके बैठा है लेकिन बैंक ने तो रिकॉर्ड करा ही नहीं है।
है ना। तो अब जब तक फर्म को ये पता चलेगा कि ये तो डिसऑनर्ड हो गया, तब तक तो फर्म पहले ही उसको डेबिट करके बैठा था। अब फर्म को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता वो, उसको वो जो अमाउंट उन्होंने प्लस कर दिया था वो डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब ये तो पता है ना कि आपको इंटरेस्ट भी बैंक देता है, जब अगर आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब जो इंटरेस्ट बैंक लगाता है वो क्रेडिट साइड लिखता है ना। एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, जो जितना भी होता है मंथली बेसिस पे, 6 मंथली बेसिस पर, या फिर हाफ ईयरली हो गया या एनुअली, जिस भी हिसाब से जो इंटरेस्ट लग रहा है उस हिसाब से बैंक इंटरेस्ट लगाता है। लेकिन फर्म को कब पता चलेगा, फर्म तब उसको रिकॉर्ड करेगा जब वो फाइनली इंटरेस्ट लग चुका होगा, और उसकी कॉपी जो फर्म है वो बैंक है वो फर्म को देगा, तब जाके फर्म उसको रिकॉर्ड कर पाएगी। तो इसीलिए फर्म को तभी उसकी नॉलेज होगी जब उसको फाइनली उसको वो कॉपी मिलेगी कि इंटरेस्ट लग चुका है, तभी वो उसको डेबिट करेगी। तो इतना जब तक उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर से टाइम गैप होगा और वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। अगेन ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब हुआ, जब फर्म जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा निकलवा लेती है ना, तो उसे ओवरड्राफ्ट बोलती है। अब ज़्यादा पैसा निकलवा लिया तो इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा ना, और वो इंटरेस्ट कौन चार्ज करेगा, बैंक चार्ज करेगा। तो अगेन जो बैंक है वो तो चार्ज कर लेता है जो भी ओवरड्राफ्ट लगा हुआ है उसके ऊपर, और डेबिट कर देगा फर्म के अकाउंट को फर्म टाइम टू टाइम। लेकिन जो फर्म है वो एंट्री कब करेगा, जब उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी वो इसको रिकॉर्ड करेगा। तो जो भी इंटरेस्ट चाहे वो नॉर्मल अकाउंट पे लग रहा हो या फिर ओवरड्राफ्ट पे लग रहा हो, इसकी जानकारी फर्म को तभी मिलेगी जब बैंक उसकी जानकारी देगा, तभी वो एंट्री करेगा। तो यहाँ पर बैंक ने एंट्री कर दिया लेकिन फर्म ने अभी तक एंट्री नहीं करी है, तो ये टाइम गैप देखने को मिलेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इनटू द बैंक। अब यहाँ पर कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो फर्म के पास ना जाके सीधा बैंक में ही जाके पेमेंट कर देते हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर ये तभी होगा जब जो फर्म है वो उसको एक स्टैंडिंग ऑर्डर देगी कि आप कर सकते हो। तो अब जब कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जाके ही पेमेंट कर दी तो बैंक ने तो क्रेडिट कर दी पासबुक, लेकिन फर्म यहाँ पर बेखबर बैठा है, फर्म को पता ही नहीं है कि हमारे कस्टमर बैंक में जाके ही पेमेंट कर रहे हैं। अब फर्म को तो तब पता चलेगा जब बैंक की स्टेटमेंट फर्म तक आएगी, तो जितनी देर तक वो आएगी उतना टाइम गैप रहेगा, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। अगेन अगर फर्म ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है या जो भी डिविडेंड मिल रहा है वो डायरेक्टली किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, और बैंक उसको रिकॉर्ड कर लेगा, क्रेडिट साइड लिख देगा पासबुक की। लेकिन फर्म तब तक नहीं लिखेगा जब तक कि उसको पता ना चल जाए कि वाकई ही वो पेमेंट हो चुकी है, इतना अमाउंट बैंक में आ चुका है। तो तब तक उस टाइम गैप के डिफरेंस को ही कहा जाता है डिफरेंस कॉज्ड बाय टाइम गैप, और इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू डिफरेंस को ख़त्म किया जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो डायरेक्ट पेमेंट है बैंक भी कर सकता है कस्टमर को, जैसे कस्टमर जाके डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करा रहा है, ऐसे पेमेंट की बात आती है तो भी बैंक भी डायरेक्टली कस्टमर्स को पेमेंट कर सकता है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब फर्म उसको बाकायदा एक स्टैंडिंग ऑर्डर देगी कि आप इतने इतने टाइम में ये पेमेंट कर देना। जैसे कोई इंश्योरेंस प्रीमियम देना है या कोई रेंट देना है तो वो हर महीने दे रहे हैं, है ना, तो अब दे देना, अब बार बार फर्म क्या
वो देगी पैसे कि बैंक डायरेक्टली आप दे दिया करो, मैं तो भी फर्म तो भूल जाती है तो बैंक तो नहीं भूलेगा, तो बैंक पेमेंट कर देगा। अब बैंक तो टाइमली पेमेंट कर रहा है फर्म के बिहाफ पर, जो भी कंसर्न पार्टी है उनको, लेकिन फर्म कई बार क्या होता है कि बैंक की तरफ से तो पेमेंट चली गई लेकिन फर्म ने अभी तक रिकॉर्ड करा ही नहीं है ट्रांजैक्शन, है ना। तो फर्म तब रिकॉर्ड करेगी जब बैंक उसको स्टेटमेंट देगा। तो ये थे डिफरेंसेस विच इज़ कॉज्ड बाय टाइम गैप। यहाँ पे टाइम गैप रह जाता है, थोड़ा 1-2 दिन का टाइम गैप हो जाता है जहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस डिफरेंस को रिमूव करने के लिए ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब इसके अलावा जो एरर से डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं वो कौन से हैं? एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म। अब फर्म ने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। कौन से? चेक इशू टू अ क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अगेन ओमिट ही कर दिया, भूल ही गए। यहाँ पर क्रेडिटर्स को तो पेमेंट कर दी लेकिन भूल ही गए कि रिकॉर्ड भी करना है ना। अब फर्म ने ही रिकॉर्ड नहीं करा तो बैंक तो बेचारा क्या करेगा, उसको कैसे पता चलेगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। अब यहाँ चेक को भी डिपॉजिट कर दिया था, कोई आया चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। एरर्स इन टोटलिंग द बैंक कॉलम। अब फर्म लगातार बोल रही है कि यहाँ तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और डिफरेंस क्या था? टोटलिंग में ही गलती कर दी। अब टोटलिंग में गलती करिए, ये तो फर्म की गलती है ना। तो ये वाली गलतियाँ होती हैं, कुछ एरर्स हो जाती हैं जहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम यही गलतियाँ अगर बैंक करेगा तो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर उन्होंने ही एंट्री करना भूल गए, जैसे कि अगर डायरेक्ट पेमेंट करनी थी कंसर्न पार्टी को तो पेमेंट तो कर दी फर्म ने लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इस तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर। अब इन डिफरेंसेस को ही ख़त्म करने के लिए बनाया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये फॉर्मेट लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा ही फॉर्मेट बनाना है तब आपको इसको लर्न करो, रीड करो। अदरवाइज़ आपको, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट को देखने की भी ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि जब भी स्टार्ट होगा, अगर डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, और ये पता है आपको कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस कौन सा होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है ना, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, प्लस आइटम होगा। ठीक है ना। अब इसमें जो भी ऐड करना है ऐड करेंगे, माइनस करना है माइनस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा क्रेडिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस और एज पर द पासबुक। अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक का जो कि फेवरेबल है, तो जो निकलेगा आंसर वो भी फेवरेबल ही निकलेगा पासबुक का, लेकिन वो आपको पता है फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है ना। ऐसे ही आपको ये वाले जो क्या आइटम्स ऐड करने हैं या क्या आइटम्स हमें लेस करने हैं, ये आपको बिल्कुल 1% भी ज़रूरत नहीं है लर्न करने की। ये क्वेश्चन के थ्रू ही हमको समझ आ जाएगा कि हमें क्या ऐड करना है और क्या डिडक्ट करना है। बिल्कुल भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इम्पॉर्टेंट नोट में आपको जो चीज़ें याद करनी है, याद भी क्या करनी है, बस आपको एक बार रीड करना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें किस तरीके से दिखाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर शुरुआत हो रही है क्वेश्चन की डेबिट बैलेंस से, जिसको फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं कैश बुक की, तो उसका आंसर भी फेवरेबल बैलेंस होगा, बस कैश बुक का पासबुक में आएगा आंसर, और अगर डेबिट है तो वो क्रेडिट आएगा। दूसरा, अगर उसका स्टार्ट हो रहा है क्रेडिट बैलेंस से और हमें पता है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है, जहाँ पे ज़्यादा पैसे निकलवाया हुआ दिखाया जा रहा है, जो कि अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल बैलेंस है तो अनफेवरेबल ही होगा।
ओवरड्राफ्ट है तो आंसर ओवरड्राफ्ट ही आएगा। क्रेडिट है तो ऑपोजिट इसका डेबिट होगा, और कैश बुक है तो पासबुक होगा। ठीक है। अगर फेवरेबल बैलेंस शुरुआत में आ रहा है तो वो कौन सा होगा, प्लस में दिखाएंगे हम उसको, और आंसर भी प्लस में आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन जो कि अनफेवरेबल है, तो वो माइनस से स्टार्ट करेंगे हम, और उसका आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या लेस करना है वो बिल्कुल भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी वो क्या हैं। इफ़ कैश बुक बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन एट द स्टार्ट बट इट इज़ नॉट क्लियरली स्टेटेड दैट दिस बैलेंस इज डेबिट और क्रेडिट, है ना। अब हमने ये तो बात कर ली कि डेबिट से स्टार्ट करेंगे तो क्रेडिट पे ख़त्म होगा, क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे डेबिट पे ख़त्म होगा। पर जो ये शुरुआत में हमें ये क्वेश्चन में ही तो गिवन होता है, शुरुआत हमें किससे करनी है। अगर शुरुआत में हमें यही नहीं पता चला कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तब आपको क्या मानना है कि वो डेबिट बैलेंस है, यानी कि वो फेवरेबल है, प्लस वाला है। ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमको याद रखना है। अगर हमें डेबिट क्रेडिट गिवन नहीं होगा तो हमें उसको डेबिट मानना है, डेबिट मान के सॉल्व करना है। वहीं पर ही अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है लेकिन अगेन हमें नहीं पता कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम उसको क्रेडिट बैलेंस मानेंगे, अगेन फेवरेबल ही मानेंगे, क्योंकि हमें हमेशा स्टार्ट करना है पॉजिटिविटी से, तो पॉजिटिव को लेके चलना है। अगर हमें डेबिट क्रेडिट के बारे में पता ना हो तब। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं इसके। अगर क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो कि बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट, बैलेंस एज पर लेजर अकाउंट गिवन हो तो मान लेना है ये है बैलेंस एज पर द कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस गिवन है। और वहीं पर अगर बैलेंस एज पर बैंक बुक गिवन हो या फिर बैंक स्टेटमेंट गिवन हो, तब उसको मानना है कि बैलेंस एज पर द पासबुक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिख दी जाती है कि बैलेंस एज पर द बैंक बुक, तो हम कंफ्यूज होकर बैंक कॉलम समझ लेते हैं और उसको कैश बुक की तरह एंट्री कर देते हैं। तो बस ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स की तरह हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको याद रखना है कि किसको किस तरीके से ट्रीट करना है। लेजर अकाउंट आया तो कैश बुक, और बैंक बुक या बैंक स्टेटमेंट आया तो पासबुक। तो इसके साथ ही हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कंप्लीट होता है। और कल को नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको कराऊंगी वो है इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो आई होप आपको ये इतना पार्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।